छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का एक नगर है अंबिकापुर। ये जिला मुख्यालय भी। इसका नाम हिंदू देवी अंबिका के नाम पर रखा गया। अंबिकापुर में महामाया देवी का मंदिर है जो बेहद प्रसिद्ध है। इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सियासी मिजाज देखें तो अंबिकापुर विधानसभा साल 1952 से अस्तित्व में आई। 1952 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ठाकुर पारसनाथ और कांग्रेस से महाराजा रामानुज शरण सिंहदेव विधायक चुने। साल 1957 में भी 2 प्रत्याशी विधायक चुने गए। 1962 में पहली बार निर्दलीय विधायक अमरीश प्रसाद। 1967 में सत्यनारायण त्रिपाठी यहां से विधायक चुनकर आए। 1972 में करीब 20 साल बाद राज परिवार ने फिर से चुनाव में एंट्री की। 1972 में देवेंद्र कुमारी सिंहदेव यहां से विधायक बने। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट फिर सामान्य हो गई और एक बार सरगुजा पैलेस की सीधी एंट्री हो गई। 2008 से 2018 तक लगातार टीएस सिंहदेव यहां से विधायक हैं। जातिगत समीकरण देखें तो अंबिकापुर एक सामान्य सीट। यहां आदिवासी वर्ग करीब 12%, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग है करीब 8%। पिछड़ा वर्ग से करीब 30% मतदाता है। इस तरह यहाँ कुल वोटर्स हैं 2,26,000। अंबिकापुर विधानसभा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ जनता मूलभूत सुविधाएं न मिलने से बेहद परेशान है। यहाँ जनता विकास न होने से भी परेशान है। टीएस सिंहदेव का इलाका होने के कारण यहाँ विकास नहीं हुआ और ये कांग्रेस की आपसी खींचतान का नतीजा बताया जाता है। ऐसे आरोप विपक्ष के साथ इलाके के लोग भी लगाते रहे। इन 5 सालों में मिस्टर टीएस सिंहदेव ने हमारे स्टेट के लिए काफ़ी कुछ किया है और जो मुझे सबसे सराहनीय काम लगता है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कोविड सिचुएशन आई थी और जिस तरह से उन्होंने उसको संभाला एज बीइंग द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वो काफ़ी सराहनीय था, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन, सही इंस्ट्रक्शन पहुँचाए थे कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर, जिस वजह से आज हमारे स्टेट में लगभग सभी लोगों का डबल वैक्सीनेशन हो पाया है। उन्होंने ये भी अश्योर करवाया कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन आती है हमारे स्टेट में पहुँचे और सभी लोगों तक पहुँच पाए, चाहे वो गांव या शहर। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में कुछ खास काम हुआ नहीं है। सरगुजा में भी कुछ खास काम नहीं हुआ है, क्योंकि टीएस सिंहदेव यहीं के विधायक हैं, आज हेल्थ मिनिस्टर हैं। चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। सड़कें वैसी की वैसी ही हैं। सड़कें बनने में समय लगता है। हेल्थ में भी बहुत आगे नहीं है अंबिकापुर। हाँ, कोरोना काल में ठीक संभला था। तो जैसा कि और सारे अंबिकापुर के विधानसभा के मतदाताओं ने उनको इस उम्मीद में वोट दिया था कि वो हमारे भावी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। फिर भी जब उनको कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ तो हमको उनसे कई सारी उम्मीदें थी कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कों की हाल और भी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो परिपूर्ण होंगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। उसके उलट जिला चिकित्सालय में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। तो हम इनके जो भी अभी तक का कार्यकाल है उससे काफ़ी निराश हैं, लेकिन जहां तक हम राजनीतिक रूप से देखें तो यहाँ का विपक्ष भी काफ़ी कमज़ोर है, जिससे उनके अलावा हमें और कोई उम्मीद दिखती नहीं है जिनको हम आने वाले विधानसभा के चुनाव में वोट कर सकें। तो श्री टीएस सिंहदेव से एक अनुरोध ही है कि जो भी उनका कार्यकाल बचा हुआ है उसके लिए जनता के लिए कुछ जो मूलभूत परेशानी है उनको दूर करें। सड़कों का हाल सबके सामने है, पूरे संभाग में सड़कों का हाल बदहाल है और कई और सारी परेशानी है जो कि दूर किया जा सकता है। हमारे सरगुजा या कहें अंबिकापुर विधानसभा के प्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचित तो हुए, लेकिन इनका विधायकी काल ही बहुत अच्छा था। जब से मंत्री बने तो ये नेतृत्वहीन हो चुका है और ये अपनी जो वास्तव में जनप्रतिनिधि की भूमिका है उस भूमिका में नहीं आ पाए। जबकि हम लोगों ने बड़ा उम्मीद किया था कि बहुत ही मजबूती के साथ आएंगे, कांग्रेस की सरकार है और मजबूती बनेंगे, लेकिन पता नहीं कारण क्या है कि या तो स्वयं के वर्ग संघर्ष में या स्वयं के पद संघर्ष में लगे हुए हैं, जिस कारण से हमारे क्षेत्र को ये नेतृत्वहीन घोषित एक तरीके से कर चुके हैं। और समय बेसमय बस इनका जो भी आवाजाही है सिर्फ वो घर की निगरानी करने वाली जो कोटवारी वाली बात है मात्र वहीं तक है। जबकि क्षेत्र की जनता ये महसूस करती थी और क्षेत्र की जनता ये जानना चाहती थी कि ये कम से कम यहाँ पर आए, नेतृत्व करें, क्षेत्र का विकास हो, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
कि मंत्री बनने के बाद इनका कोई भी दायित्व तो नहीं रहा, न हमारा क्षेत्र विकास किया, बल्कि अराजकता की स्थिति निर्मित हो गया। अब कई प्रकार के कारण उसमें गिनाए जरूर जाते हैं, लेकिन जनता को उन कारणों से क्या लेने देना। जनता ने तो आपको चुना था और आपका एक दायित्व था कि आप यहाँ की जनता की सेवा करें और जनता के सामने आप प्रस्तुत हों और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। लेकिन बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हमारे क्षेत्र में माननीय महाराजा साहब का अच्छा नेतृत्व इस बार का नहीं रहा। आने वाला जो चुनाव है उसमें मतदाता वास्तव में इनको जवाब देगा और उसी समय पता चलेगा कि इनकी भूमिका और इनकी कर्तव्य निष्ठा क्या थी। अभी मजबूरी उनकी जो भी रहे हो कि ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इनको पूरी पार्टी का संचालन करना पड़ता है, या फिर हमारे जो राज्य प्रमुख हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का इनको सहयोग नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से ये एक तरीके से असहाय की स्थिति महसूस कर रहे हैं। जो भी इनका व्यक्तिगत कारण है, लेकिन जनता इस व्यक्तिगत कारण पर नहीं जाएगी, क्योंकि जनता ने इनको चुना था और पिछले 3 बार से चुन रहे हैं। लेकिन चौथा बार मुझे लगता है कि इनको दिक्कत होगा, क्योंकि जो अपेक्षाएं इनसे थी वो पूरी नहीं हो पाई। नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और 10 सूत्र की टीम है अंबिकापुर में। सरगुजा संभाग मुख्यालय है अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में जो 2 शक्ति स्तंभ माने जाते हैं, उसमें से एक शक्ति स्तंभ टीएस सिंहदेव का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से विधायक हैं टीएस सिंहदेव। मेरी बाईं ओर कांग्रेस के साथी हैं, मेरे दाहिनी ओर भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। विषय वही है कि 2018 में जब चुनाव हुआ था तो वादे क्या थे, उम्मीदें क्या थी, भरोसे क्या थे, और आज जब 4 बरस हो गए हैं, उन वादे, उम्मीदें और भरोसे का क्या हाल है। बीजेपी विपक्ष में है। पहला प्रश्न आपसे, आप बताइए कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ, वादे, उम्मीदें, भरोसे क्या थे, आज 4 साल बाद हश्र क्या है? देखिए, कांग्रेस ने 15 साल के बाद सरकार प्राप्त की छत्तीसगढ़ में, और अंबिकापुर विधानसभा वो है जहाँ पर 3 बार लगातार टीएस सिंहदेव विधायक रहे। जितनी आकांक्षाएं और उम्मीदें पिछले विधायक के कार्यकाल में 15 वर्षों में और विपक्ष के नाते कांग्रेस को थी, उस हिसाब से जनता ने मैंडेट दिया और भारी बहुमत दिया। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस का एक सर्वाधिक और बहुत बड़ा मैंडेट था और ऐतिहासिक है एक तरीके से। लेकिन इस 4 साल के अंदर उस मैंडेट का तार और उस भरोसे का कत्ल यदि किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी और यहाँ के विधायक और मंत्री टीएस सिंहदेव ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किया। और मैं मानता हूँ कि सारी उम्मीदें डेवलपमेंट को लेकर धराशायी हो गई और यहाँ तक कि सरगुजा को व्यापक नुकसान, अंबिकापुर को व्यापक नुकसान इस 4 वर्षों के अंदर हुआ है। यहाँ तक कि जो 32% ट्राइबल आरक्षण था वो भी अब लुट गया है। वो जो 32% आदिवासी आरक्षण जो हम लोग ट्राइबल एरिया में रहते हैं वो भी अब पूरे तरीके से धराशायी हो गया है। और साथ में स्थानीय भर्ती जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लोगों को यहाँ प्राप्त होती थी वो भी, उस अधिसूचना को भी सरकार ने आपस्त कर दिया। मुझे लगता है कि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और एज एमएलए, एज मंत्री टीएस सिंहदेव जी का परफॉर्मेंस अंबिकापुर के अंदर न केवल निराशाजनक रहा बल्कि एक तरीके से 4 वर्षों में वो गायब रहे पूरे क्षेत्र से और जनता उनको ढूंढती रही और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए रायपुर और दिल्ली के चक्कर लगाते रहे। विधायक आपके नदारद थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी दिल्ली घूम रहे थे, कभी रायपुर क्षेत्र में नहीं थे, आरोप लगा। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से जो बात इन्होंने कही कि बहुत बड़ा मैंडेट मिला था और जनता की पसंद के रूप में बहुत उभरे थे। 4 साल की कहानी में 2 साल हम सब जानते हैं कि कोरोना के विभीषिका में निकल गए। इसके बाद के 2 साल में वो स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से उन्होंने जितना आमूलचूल परिवर्तन पूरे प्रदेश में, सिर्फ विधानसभा की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में उन्होंने जो किया है वो अविस्मरणीय रहेगा। मेडिकल कॉलेज में पहला ऐसा जिला है जहां इस मेडिकल कॉलेज में 46 पीजी की सीटें हुई। और जिन 15 वर्षों की बातें कर रहे हैं हम, उस विधानसभा के एक छोटे से हिस्से के घुनघुट्टा श्याम परियोजना की बात करें जहां पानी के लिए किसान त्राही माम रहते थे, आज पानी उस क्षेत्र में अंतिम छोर तक पानी पहुंच रहा है। इसके अलावे कोई भी विधायक हो
या कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा जो चुना हुआ है वो समग्र किसी लड्डू की भांति किसी मुट्ठी के मानिंद होता है और उसका सरकार जो होती है उसका जो भी उसके सरकार के जो क्रियाकलाप है वो विधानसभा वगैरह में दिखते हैं। तो हमारी कांग्रेस की सरकार 4 सालों में यदि बोला जाए तो ऐतिहासिक निर्णय, यदि किसान न्याय की बात करें, बोनस देने की बात करें, उनको समर्थन मूल्य पे सर्वाधिक देश में ज़्यादा राशि में धान खरीदने की बात है करें, छत्तीसगढ़ या अस्मिता को प्रत्यक्षता धरातल पे उतारने की बात करें, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी ने तो कभी सोचा ही नहीं। वो ठीक है, लेकिन ये प्रदेश लेवल का, मैं फिर आपको विधानसभा पे ला रहा हूँ। विधायक नदारद 4 साल ये कह रहे हैं, लगातार नदारद रहे हैं। जी नहीं, विधायक हमेशा, आज भी विधायक अंबिकापुर में है और नदारद किस बात को बोलते हैं? यदि वो किसी प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो क्या विधानसभा में रहना, और आज के हाईटेक ज़माने में जहां मोबाइल और लैपटॉप से बैठे बैठे पूरी दुनिया का आप काम कर लेते हैं। विधायक नदारद कहाँ रहते हैं? तो मोबाइल और हाईटेक पे हैं, सब कुछ हो जाता है। देखिए, जनता तो दिया लेके ढूंढ रही है उनको, मिल नहीं रहे हैं विधायक। 4 वर्षों में पूरी तरीके से लापता रहे और ये वही विधायक हैं, वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कोविड कार्यकाल में भी लापता रहे और खुद आइसोलेटेड रहे, कई बार आइसोलेटेड रहे, ये प्रमाणित है। और साथ में कोविड का टीका मना करने वाले, लगाने के लिए मना करने वाले, ये पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री थे। कोविड का टीका लगाने से आपके स्वास्थ्य मंत्री ने मना किया था, देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं। तथ्यात्मक बात होनी चाहिए। देश के ऐसे स्वास्थ्य मंत्री थे जो कोरोना के दौरान में राष्ट्रीय स्तर के जितने डिबेट होते थे टीवी पे, उन पे सबसे अधिक इनके साथ चर्चा होती थी जानकारी के कारण। जल्दबाजी में इतने भयावह स्थिति में किसी चीज़ को करना और उसे तथ्य के साथ करना में अंतर होता है। तो टी.एस. सिंहदेव जी हमेशा तथ्य के साथ काम करते हैं। ये ऐसे स्वास्थ्य मंत्री रहे जिन्हें 0 ईयर मिला था और आज सेकेंड हाईएस्ट सबसे अधिक स्ट्रेंथ है यहाँ मेडिकल कॉलेज की। अभी द्वितेंद्र भैया बताए इस बात को। नीचे से लेवल उप स्वास्थ्य केंद्र इस जिले में 50 से अधिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 9 से अधिक। इस शहर के हर कोने में आज मेडिकल फैसिलिटी के लिए नए स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। और आज आप उसी नकीपुरिया वार्ड को जाकर के देखिए, सोच का अंतर आप देखिएगा कि आज उसकी स्थिति कितनी बदल गई है। ये वही कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है जहाँ 3 ICU के बेड नहीं हुआ करते थे। आज वो संख्या 3 अंकों में है, सैकड़ों से ज़्यादा है। और हर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात आई कि 32% आरक्षण को लेकर आदिवासियों की, तो ये तो परसों दिख ही गया ना। अगर सर्वसम्मति से पास होना था, इसमें हाथापाई तक की बात क्यों आ गई? परसों तो ये चीज़ दिख गया और राज्यपाल महोदया ने भी उस चीज़ को भी टाले हुए हैं कि मैं इसको जानकारी लेकर के इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। तो कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ रही है। और जहाँ तक विधायक के रूप में टी.एस. सिंहदेव जी का कार्यकाल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक में 1 मिनट समय लूँगा आपको। 399 पंचायत को 439 पंचायत का जो इन्होंने नया पुनर्गठन किया, उससे एक लाभ हुआ। मुख्यमंत्री सड़क जो 5 साल में 20 किलोमीटर नहीं बनी थी, ये 200 किलोमीटर से अधिक बना दी है। गौरव पथ 5 साल में 3 नहीं बने थे, 15 साल में इन्होंने 55 से अधिक गौरव पथ के निर्माण हो गए और 25 निर्माणाधीन है, प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत देश में सबसे अच्छे काम करने वाले। शुरुआत के कुछ मुद्दे ले लेता हूँ। ये मेडिकल कॉलेज को लेकर दावा हो रहा है कांग्रेस का, खूब कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2 बार शून्य घोषित हो गया है मेडिकल कॉलेज। आज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का यह हाल है कि कर्मचारी लगातार वहाँ पे, आप देखिएगा, महीना में 2 बार वो हड़ताल पे रहते हैं। छात्र जाते हैं विश्वविद्यालय में, सिर्फ परेशान होते हैं और कुछ नहीं। 2500 रुपये देने का वादा किया गया था, वो लगता है सौम्या चौरसिया जी खा गई हैं, वो छात्रों को तो मिलने से रहा। और लगातार देखिएगा, विश्वविद्यालय हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, सिर्फ परेशान हो रहे हैं छात्र। जब से आप कभी भी विद्यार्थियों से पूछिएगा तो कांग्रेस सरकार में जितना परेशान वो हुए हैं, आज तक उनको कभी इतनी परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, स्टूडेंट बहुत परेशान है। सतीश, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? जी, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप इतना अच्छा आयोजन कराएं हैं आज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही कॉलेज है जहाँ से मैं 2015 और 16 में कॉलेज का अध्यक्ष था। एक दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन विश्वविद्यालय का घेराव नहीं करना पड़ता था। आज आप भी देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय के घेराव में भी कमी आई है और जिस प्रकार से सुविधाएं बढ़ी है, छात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी बात करनी हो तुरंत हो जाती है। और रिजल्ट में जो देरी होती थी, परीक्षाओं में जो देरी होती थी, वो वैसा देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए आंदोलन भी नहीं करते हैं छात्र।
ये छात्र आंदोलन नहीं करते क्या? है सही? छात्र परेशान हो गए हैं, कितने बार आंदोलन करें, वो थक चुके हैं, वो जान चुके हैं कि कुछ नहीं होना है। अब विश्वविद्यालय जाके धरना प्रदर्शन करके आज तक विश्वविद्यालय का भवन निर्माण नहीं हो चुका, बल्कि बीजेपी के शासनकाल में सब कुछ स्वीकृत हो चुका है। ये निर्माण नहीं करा सके, ना तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा सके हैं और ना तो ये विश्वविद्यालय का निर्माण, कुछ भी नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं करा पा रहे, सारी व्यवस्था बीजेपी शासनकाल में हो गई थी, आप लोग क्या कर रहे हैं? व्यवस्था बीजेपी शासनकाल में जमीन को चयनित करने की हुई थी और ये वही जगह है जहां पर हमारे तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी मनरेगा के तहत 5 करोड़ के वृक्षारोपण के घोटाले का देखने गए थे उसी भूमि पे, और उस भूमि पे निर्माण बहुत त्वरित गति से चल रही है। बीच में ठेकेदार के कारण से ये काम नहीं हो पाया। भाजपा वाले तो ये कह नहीं सकते निर्माण नहीं करा सके, 20 साल से रायगढ़ रोड नहीं बनवा पा रहे हैं NH का, तो वो निर्माण तो भी 5 साल के अंदर की बात है। ठीक, आपके पास क्या विषय है विधायक से पूछने के लिए, क्या बोलना चाहिए? आप सब लोगों को पता होगा कि जन घोषणा पत्र जो जारी हुई थी उसके निर्माता निर्देशक यहाँ के विधायक और यहाँ के मंत्री जी ही थे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा था कि हम बेरोजगारों के लिए 2500 रुपये का भत्ता लेकर के आएंगे। हम युवाओं ने अभी बड़ा एक आंदोलन किया था और मांग किया था कि 2500 रुपये का जो भत्ता है वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को विशेष रूप से कि इन्होंने एक बड़े बड़े फ्लैक्स में वादे किए थे और फ्लैक्स में लिख करके रखा था कि 5 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया। 5 लाख रोजगार देने के बाद इन लोगों ने विधानसभा में इस बात को, इनके ही लोगों ने ये बात प्रूफ किया जब हमारे धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष थे और इन्होंने जब इस बात का जवाब दिया था कि टोटल जो उनके तरफ से जो रिजल्ट आया था उसमें 19,000 कुछ लोगों को ही सही तरीके से रोजगार की बात सही हुई थी और उस समय उनको मुंह की खानी पड़ी थी कि 5 लाख का पोस्टर लगा करके 19,000 रोजगार दिया गया है। और अभी फिर से ऐसी बातें आई थी कि अब एक बड़े पोस्टर और फ्लैक्स लगे हुए हैं कि 0.1% ही रोजगार यहाँ बचे हुए हैं, बाकी हमने सबको रोजगार दे दिया। और अब स्थिति ये बन कर रही है कि अभी आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप पोस्ट ऑफिस में देखे होंगे कि 300 लोगों की भर्ती के लिए लगभग 10,000 से ऊपर लोग फॉर्म लेने के लिए पोस्ट ऑफिस पे लाइन लगा करके 4 दिन तक खड़े रहे हैं। तो ऐसे झूठ बोलने वाली सरकार है ये कांग्रेस की सरकार, जो 4 साल से लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। देखिए, 2 प्रश्न है इस पूरी बातचीत में। पहला प्रश्न ये है कि बेरोजगारी भत्ता कहाँ है, और दूसरा ये है कि सरकार झूठ क्यों बोलती है। तो उसके लिए आपके पास आऊँगा। बेरोजगारी भत्ते पे क्या कहना है? बेरोजगारी भत्ते की बात जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा की जा रही है, उन्हें मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत कई विद्यार्थियों को 15,000 रुपये की राशि दी जा रही है, जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं और जो 60% से ऊपर भी पास हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनको 15,000 रुपये ज्ञान प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वो कक्षा 3री से चालू है, 300-500 रुपये महीना के माध्यम से दे रहे हैं। साथ ही मैं ये पूछना चाहूँगा कि घोषणा पत्र बना है 5 सालों के लिए, अभी 1 साल बचा है। हमारी सरकार सभी जनता को लेकर के जाएगी और सबके लिए कार्य करेगी। और जहाँ तक बात है तो जो नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार 15-15 लाख देने की बात की थी वो आज तक बचा हुआ है, और सितंबर के बाद आज भारत में 7.8% का बेरोजगारी भत्ता है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? ये आपकी सरकार जो है ये आंकड़ों में झूठ। शफी जी आ रही वो आप उधर भाजपा में शामिल हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे। एक प्रश्न आया है, आइए मौलवी शफी जी, एक प्रश्न आया है। प्रश्न के 2 हिस्से थे। एक तो बेरोजगारी भत्ता का विषय था, तो मैंने एक आपके युवा साथी से पूछा। दूसरा विषय यह है कि आपकी सरकार आंकड़ों में झूठ क्यों बोलती है। बेरोजगारी की दर राष्ट्र में 8 है, भूपेश सरकार का दावा है कि 1 है, और अगर 1 है तो 0.1। तो ये जो लगातार भर्तियों के लिए आवेदन और कतारें हैं, इस पर क्या कहना? तो ये झूठे आंकड़े क्यों देती भूपेश सरकार? झूठे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मैं भाजपा के मित्रों से ये निवेदन करूंगा कि अगर तथ्यात्मक कोई दस्तावेज इनके पास हो तो वो पेश करें और ऐसे मनगढ़ंत आरोप ना लगाएं। सर, किस मामले में? क्या बेरोजगारी के दावे हो तो सरकार ने बैनर लगा रखा है? नहीं, तो बिल्कुल वो सही है, वो दावे नहीं है, सही है। ठीक, मैं अभी पूछ लेता हूँ। ये वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े राज्य सरकार के सही हैं। आपके पास ऐसा कौन सा तथ्य है? तो पूरे प्रदेश भर में जो 80 पद के लिए 2.5 लाख जब आवेदन आने लगे और लोग दौड़ने लगे, तो उसको कुछ बताने की, वो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सारी भर्तियाँ पेंडिंग हैं। सारी भर्तियाँ पेंडिंग हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। शफी जी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि जैसे जिस तरीके से पूरे देश भर में जो बेरोजगारी का प्रतिशत है, आज छत्तीसगढ़ को देखिएगा
तो हर मामले में रोजगार देने में सफल रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत हो, चाहे फैक्ट्रियों जो छोटे संस्थान हैं उनके माध्यम से हो। ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी मिलता है जो वेतन पे स्टाफ बनेंगे सरकार के, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और छोटे संस्थानों से भी रोजगार मिल रहा है। छोटे संस्थानों से भी रोजगार मिल रहा है, ये कहना उनका। कहीं कोई रोजगार नहीं है, सारे लोग परेशान हैं इस सरकार से और 2023 का वेट कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे कोई भी स्कूल छात्र वर्ग हो और बेरोजगार युवक हो, सारे लोग इंतजार हो रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो 15 साल में हम लोगों ने काम किया था उसके तरफ की हम लोगों ने पछतावा का है, जो इन लोगों ने एक पछतावा का। आप ये बताइए, आपका विधायक जो 4 साल पहले चुने गए, ये नगर निगम क्षेत्र है, इस पर क्या कहना है? वादे, उम्मीदें, विकास क्या रहा? बहुत उम्मीद से यहाँ के विधायक को चुना गया था और विधायक जी भी जब चुने गए थे तो शुरू में हर कॉलोनी में लोग घूमते थे उनके साथ भी और अपना मोबाइल नंबर भी देते थे। आज उनका आप मोबाइल नंबर लगा लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमारे महापौर 2 बार चुना गया। पहली बार ये बोले थे कि सत्ता में भाजपा की सरकार है, इसलिए हम लोग जो भी प्रस्ताव भेजते हैं वो पास नहीं होता। आज तो इनके पास सत्ता भी है, सरकार भी है, लोग यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं, अच्छे मतलब अगर मांग करें, आज देखिए रोड, पानी, बिजली, ये तो कोई भी सरकार बैठेगी तो मिलेगा। भाजपा सरकार में 15 साल में बिन मांगे मोती मिला था। बच्चा पेट में है तब से योजना, मरते तक का योजना, श्रद्धांजलि योजना आप मांग लीजिए, रिकॉर्ड है मेरे पास, मेरे वार्ड का ही। मैं श्रद्धांजलि योजना के लिए लगाया, जो इनके प्रभारी हैं उन्होंने आज तक उनका नहीं बात करने दी, नहीं श्रद्धांजलि। एक मिनट पहले 1 मिनट रुकिए मल्लूदा, जब तक मैं नहीं आऊँगा आप नहीं बोलेंगे। हाँ। श्रद्धांजलि योजना के लिए लगातार मैं ऊपर तक बात किया। जो भी अभी यहाँ पे बैठे हैं, महापौर के पास जाते हैं तो बोलते हैं आयुक्त काम नहीं कर रही है, आयुक्त के पास जाते हैं तो बोलते हैं महापौर नहीं काम कर रहे हैं। तो ये तो आपस में ही भिड़ रहे हैं और जनता को धोखे में रख रहे हैं। आज कोई भी रास्ता में आप जाइए, गड्ढा से पूरा भरा हुआ है, अभी थोड़ा सा लिपापोती हुआ फिर उखड़ जा रहा अम्बेडकर चौक। ये जो निगम की कार्यप्रणाली पर सारे सवाल हैं, उस पर कुछ कहेंगे? अब अपना मुंह है, कुछ भी बोलना है तो बोलना है वाली बात है। ऐसा नहीं है, ये सब प्रक्रिया के तहत होता है, सतत प्रक्रिया है। गड्ढे होते हैं, बनते हैं, बरसात आई तो कुछ खराब हुई सड़कें तो उसके लिए बजट आया, फिर जो शासकीय प्रक्रिया है उसके तहत सारी सड़कों का निर्माण हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहे हैं, गड्ढों की भराई हो रही है और विभिन्न निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो शासकीय योजनाएं कई वो गिना रहे थे जो नगरीय निकाय से संचालित होती हैं, अपने वार्ड का उन्होंने दृष्टांत दिया, उसका कुछ अता पता नहीं। अब तो सरकार भी आपकी है, पहले कहा आप करते थे आप लोग की सरकार हमारी नहीं है, अब क्या दिक्कत है? सरकार कांग्रेस की है छत्तीसगढ़ में भी और निगम में भी कांग्रेस बहुमत में है और सभी जनप्रतिनिधियों के भावना के अनुरूप और आम जनता के भावना के अनुरूप काम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज जैसे जहाँ तक सड़कों की बात है कि अम्बेडकर चौक में टायरिंग हुई और शायद उखड़ने लगा है, ऐसा कुछ बता रहे हैं, तो उसको भी अपन NH की सड़क है और ऐसा नहीं है आज अगर सरकार में है तो अपन ये बोलें कि NH से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। हम उसको भी देखेंगे, अगर वहाँ भी सुधार की आवश्यकता होगी तो सुधार कराएंगे। शेष ये है कि अंबिकापुर नगर निगम की जितनी सड़कें हैं सबका रिन्यूअल, पैच रिपेयर का काम चल रहा है। आज जैसे अगर अंबिकापुर शहर में आप घूमेंगे तो परिवर्तन भी दिखेगा। शहरवासियों को दिक्कत भी हुई है, उस दिक्कत के लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी भी हैं और भविष्य में सारे सड़कों का रिपेयरिंग का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराया जाएगा। सारे सड़कों का निर्माण कार्य हो जाएगा बता रहे हैं, रिपेयरिंग पर सिर्फ ये आश्वासन है। 4 साल बीत गया है, अब चुनाव आने वाला है तो थोड़ा लिपापोती करके फिर से जनता के सामने जाएंगे और वोट मांगेंगे। मैं एक और आपको योजना से इसको अवगत कराना चाहता हूँ कि संपत्ति कर आधा करने के लिए बोले थे, आज तक संपत्ति कर आधा नहीं हुआ। जनता इनको बड़े विश्वास से चुनी और आज देखिए संपत्ति कर बढ़ के ले रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं अब बढ़ गया है। तो ये क्या है मामला? घोषणा करें या फिर पूरा करें, दोनों चीज़ करें। घोषणा कुछ होती है, क्रियान्वयन करते करते आप उसका उल्टा कर देते हो, ऐसा? छत्तीसगढ़ शासन में बैठने से पहले जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी उसमें 36 घोषणाएं की गई थी, जिसमें से 26 में काम छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से किया जा चुका है। और शेष यह है कि जो संपत्ति कर 50% करने की बात है, तो अभी 1 साल अभी हमारा कार्यकाल स्टेट में और बचा हुआ है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि शासन ज़रूर इस पे जो वादा की है उसको निभाएगी।
शेष यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी उस समय 50% संपत्ति कर में वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, तो नैतिक आधार पर इनको बोलने का अधिकार नहीं है। जन घोषणा पत्र में जो 36 वादों में 26 पूरा करने की बात कर रहे थे, जिस ग्रामीण क्षेत्रों पे ये जा कर के इस बात को रखे थे, बहुत छोटा सा चीज़ था कि हम कहीं ना कहीं अपने विधवा पेंशन के लिए लोगों को जो है 1000 रुपये देंगे। वो आज भी 350 है, 4 साल बीत गए, कोई भी व्यक्ति उसको 350 को 1000 नहीं कर पाया। 60 साल से ऊपर लोगों को 1000 देने की बात हुई थी, 75 साल से ऊपर के 1500 रुपये देने की बात हुई थी। ये सब आज तक नहीं हुई। ये सब जो बहुत ज़रूरी था और जिस पे पंचायत पे जा कर के बोल करके और समुदाय जो अपने जो समूह चलाते हैं उनकी कर्ज माफ़ी की जाएगी, ऐसी बात रखने वाले लोग थे। ये कहाँ है, ये पूछ रही है, क्योंकि विधायक ही गायब हैं। और विधायक को जिन लोगों ने जिता करके बताए मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके झांसा में आकर के ये जो यहाँ की जनता मूर्ख बन गई है उसको तो बना नहीं पाए। अब इसके बाद जो है इतनी सारी जो छत्तीसगढ़ में योजना और वो बना करके और जो लोगों को बना दे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, दूसरी बात, सुखरी क्षेत्र में इन लोगों ने नरवा गुरुवा बाड़ी इनकी मुख्य योजना थी। नरवा गुरुवा बाड़ी पे आपको बता देता हूँ कि अभी सुखरी क्षेत्र में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों से ले जा के गाड़ियों में और ट्रकों में 100 150 गायें छोड़ दी जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। उनके धान की स्थिति और उनके गेहूं की स्थिति, सब्जियों की स्थिति ये है कि रात भर में गाय 100 150 गाय एक खेत पे चर जा रहे हैं। और वहाँ से लोगों को सूचना हुई है, कलेक्टर साहब और SDM साहब को आकर के ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया, लेकिन उसकी कोई सूद लेने वाला इस विधानसभा। नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी की दुर्गति क्यों है इस विधानसभा में, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी निर्माणाधीन है और निर्माण हो रहा है, और वो डे केयर सेंटर, दिन पे वहाँ पर जानवर ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं और उसका अभी स्वरूप बढ़ गया। अब उसके अंदर में रूरल इंडस्ट्री भी उस ज़मीनों पे लग रहे हैं। मैं इनका सवाल का एक और जवाब देना चाहता हूँ वृद्धा पेंशन को लेकर के। हमने जो वादा किया है वो अभी हमारा कार्यकाल तो अभी 1 साल का बचा है, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन पिछले 20 साल से एक समस्या है और 8 साल से एक केंद्र में बैठे हैं। विधवा पेंशन विधवा को नहीं मिलता है, जिसका सर्वे सूची 2002 में नाम हो उसी को मिलता है। ये सुधार केंद्र से होनी है। तो आपके माध्यम से हम लोग भी ये कहेंगे कि जिन बातों को हमारे ऊपर उठा रहे हैं उन बातों को उधर से भी देखें कि कितना मदद ये लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दे पा रहे हैं। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? 4 साल के कार्यकाल में नगर निगम जो कांग्रेस की जो सरकार हैं उन्होंने कहा समेकित कर भी हम आधा कर देंगे, है ना। उनके अलावा विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता के लिए 2500 रुपये बोले थे। और उसके साथ साथ हमारे वार्ड लरंगसाय वार्ड में एक महमाया तालाब है, उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए कितने दिन से मैं आवेदन, लगभग 4 साल में 40 आवेदन दे चुका हूँ मैं महमाया तालाब के लिए, है ना। लेकिन ये हरसागर तालाब के पास एक तालाब है, हरसागर तालाब में एक 18 लाख का फैब्रिकेशन का काम हो जाता है। लेकिन तालाब के सौंदर्यीकरण जहाँ लोगों का आस्था का विषय है, सभी महमाया तालाब पूरे विश्व से और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ आते हैं, वहाँ पे आज तक एक शौचालय भी नहीं बन पाया है। ये जो एलिगेशन, जो आरोप हैं, इस पर क्या कहना है? समेकित कर को लेकर वादा खिलाफी और तालाब का सौंदर्यीकरण। संपत्ति कर के संबंध में पहले भी बता चुका हूँ। और दूसरी बात ये, जहाँ तक तालाबों का सौंदर्यीकरण, समेकित कर, संपत्ति कर 50% करने की बात की गई थी। और दूसरी बात यह है कि जैसे तालाब की जहाँ तक बात है कि जैसे तालाब सौंदर्यीकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसमें 1 एकड़ में 10 लाख रुपए मिलेगा। महमाया तालाब को जैसे और भी अच्छे तरीके से उसका सौंदर्यीकरण करने का उद्देश्य था, जिसके आधार पर लगभग 82 लाख रुपए उसमें खर्च होना है। अमृत मिशन 2 के माध्यम से स्वीकृति अंतिम स्टेज पे है, जो लगभग 1 माह के अंदर वो पैसा प्राप्त होगा और महमाया तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। अनुराग, और कोई विषय है? देखिए, मुख्य रूप से ये सरकार और यहाँ लोकल जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, मैं मानता हूँ कि काम नहीं हुआ एक विषय है, अकर्मण्यता रही एक विषय है, लेकिन ये लापरवाह और भ्रष्टाचार से लिप्त रहे हैं पूरे समय पर। लेमरू अभ्यारण्य जो हमारा एलिफेंट एरिया था उसको ये अडानी को दे दी, अडानी को गाली दे रहे थे पानी पी के। अब उससे सौदा करके 1.5 लाख 2 लाख हमारे पेड़ कट गए, अभी और भी कटना है।
तो ये लोग जिस मुद्दे पर इनके राहुल गांधी से लेके मुख्यमंत्री लेके बड़ा बड़ा भाषण दिए, अब हाथी लोगों को कुचल रहे हैं, हाथी मानव द्वंद हो रहा है, उसको एलिफेंट रिजर्व को इन्होंने अडानी के क्षेत्र को सौंप दिया, तो उसका जवाब देना चाहिए इनको। ये कुल मिलाकर ये जो भ्रष्टाचार का राज है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ की जनता 5% बजट, आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देखिए, चाहे इरिगेशन हो, चाहे PWD हो, चाहे जो भी विभाग हो, सिर्फ 5% बजट सरगुजा को मिल रहा है, जबकि सबसे बड़ा मैंडेट सरगुजा को मिला था। 60% 70% दूसरे जिलों को जाता है, उधर जो मैदानी क्षेत्र के जिले हैं। ये जो दुर्भाग्य है, ये क्या कर रहे हैं, ये निकम्मे जनप्रतिनिधि हैं। ये अभी एयरपोर्ट देख लीजिए आप, थोड़ा सा एक्सटेंशन का काम 5 साल खत्म हो रहा है, बोला अभी हमारा समय बचा हुआ है। तो ये कर क्या रहे हैं? 5 साल इनका सरकार का भी देख लिया, विपक्ष का भी देख लिया, 15 साल भी देख लिया, ये कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ पद चाहिए इनको, पद के दौड़ में ये भागते हैं, और ये जनता की समस्याओं को एड्रेस करने में, उसके लिए लड़ने में 100% TS सिंहदेव विफल रहे हैं। इस पर 1, 2, 3 विषय आए हैं, उसमें से एक विषय पर आप बताइए। अडानी को बेच दिया व्यवस्थाओं को, पहले विरोध करते थे, अब जंगल भी नष्ट हो रहा है। सिंहदेव पहले विरोध करते थे, अब सिंहदेव चुप्पी साधे हुए हैं। लेमरू अभ्यारण्य की जहाँ तक बात की गई है, रमन सिंह सरकार के द्वारा लेमरू अभ्यारण्य में कितने की स्वीकृति दी गई थी और वर्तमान की जो सरकार है उसमें कितनी कटौती हुई है, रिकॉर्ड बोलता है। तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि रमन सिंह कितने जंगल की ज़मीन को आवंटित कर रहे थे और कांग्रेस की सरकार के द्वारा कितने ज़मीनों को निरस्त की है। रही बात जैसे जनप्रतिनिधियों निकम्मे होने की बात, तो पूरी तरीके से आपत्ति है मुझे कि जैसे ये आपत्तिजनक शब्द हैं कि जैसे कोई ऐसा है कि निकम्मे हैं, जो जहाँ पे आज जैसे अगर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में जो अमला में वृद्धि हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुआ है, वो आम जनता के सामने है। देश की आज़ादी से लेकर अभी तक जितने डॉक्टर थे उसमें सीधे डबल की वृद्धि हुई है पूरे प्रदेश में। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखिएगा तो जितने निर्माण देश की आज़ादी से सरकार बनने से पहले तक हुआ था, उससे लगभग डबल की वृद्धि हुई है। तो ये सारे आंकड़े जो जनप्रतिनिधि जिनकी बात हो रही है, उन्हीं का विभाग है और वो उनका कार्यशैली है। कार्य को लेकर सवाल हैं, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल हैं। सीधा आरोप भ्रष्टाचार पे है, आरोप पर बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि जो लगाए कि निकम्मे, जरा सा संयम में बात करना चाहिए। निकम्मा मतलब बिना काम करने वाला होता है। निकम्मे के और परिभाषा उस पर डिबेट अलग से कर लीजिएगा, ये आपत्तिजनक है। ठीक है। और TS सिंहदेव, आप एक बात बताइए, आप ठीक है, भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो क्या है? TS सिंहदेव लापता बोल रहे हैं, अभी तपस्या में बैठे हैं और सैकड़ों लोग वहाँ काम, सैकड़ों लोगों का काम कर रहे हैं। और सभी भाई ने बताया, हेल्थ विभाग में जो काम उन्होंने किया है, यूनिवर्सल हेल्थ के तहत आज पूरा भारत उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आज केंद्र सरकार उनके काम को नंबर 1 दे रही है, इनकी सरकार दे रही है, और भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। और सुन लीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। अनुराग जी, मेरी बात, एक मिनट, नारे दोनों ओर से नहीं सर, नारे नहीं सर, नारे नहीं, बहस होने दीजिए सार्थकता से। यज्ञवल जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये हंसदेव की बात कर, मैं स्वयं गया था और TS बाबा ने जो पहले भी जो बात हुई थी, वो बात BBC लंदन के संवाददाता के सामने है। TS बाबा ने ही बोला, मैंने ही बोला था, अगर गांव के लोग एक साथ रहेंगे तो सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा और मैं आगे खड़ा रहूंगा। आज भी उस पर कायम है, और गांव के लोग आज भी जहां एक साथ है, TS बाबा उनके साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। ये BBC लंदन वो कह रहे हैं, वो बयान है। आप दोनों बस पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। अब आरोप जो है उसके बाद सुन लीजिए, मुख्यमंत्री ने कहा TS सिंहदेव चाहेंगे तो एक डाल नहीं कटेगा, और एक डाल नहीं कटा है। 1.5 लाख पेड़ कट गए, 1.5 लाख पेड़ कट गए, 1.5 लाख पेड़ कट गए,
और इनके विधायक और मंत्री जी उस गांव की जनता खोज रही है जिनके सामने इन्होंने कसम खाया था कि हम गोली खाएंगे। ये जो कह रहे थे सिंहदेव ने ये दादा सीधा संवाद नहीं, वो ये कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव ने ये कहा था कि एक पेड़ कटा, एक पेड़ एक डंगाल भी नहीं कटेगी, पहले मुझसे गोली चली। जी जी, किस संदर्भ में? जो यदि नए रुक जाइए प्लीज। देखिए, उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया था कि यदि एक भी पेड़ कटा तो मैं गोली खाऊंगा, वो उन्होंने किस संदर्भ में कहा था? आपके पूर्व के कार्यकाल में केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत 436 हेक्टेयर की जो भी वन भूमि थी उसके लिए पूर्व में अनुमति दी जा चुकी थी। उसके अतिरिक्त जो और अनुमति के लिए बातें हो रही थी उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात को कहा था। ये जो जवाब दे रहे हैं कि आप उससे संतुष्ट हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस दो बातें ला रही। पहला ये कि जो प्रस्ताव था वो तो डॉक्टर रमन सिंह के समय का था। सर सीधा संवाद नहीं करना है, सीधा संवाद नहीं करना है, गंभीरता रखिए। उनका ये कहना है कि जो प्रस्ताव था डॉक्टर रमन सिंह के समय का था। और एक और बात आई है कि जो उन्होंने कहा था पेड़ कटने को लेकर वो उस पर आज भी कायम है, व्यवस्था के तहत हो रहा है। देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि विधायक जी अब दोष जनता को दे रहे हैं कि जनता पहले उधर थी, अब एक साथ नहीं है, मैं उनके साथ नहीं हूँ। ये दोष जो दे रहे हैं जनता को, दरअसल सच्चाई ये है कि इसमें दोष जनता का नहीं है। 4000 पुलिसकर्मी जो वहाँ तैनात किए गए थे, संगीनों के साए में जो पेड़ों की बलि दी गई, सरगुजा का एनवायरमेंटल को ध्वस्त किया गया और निकम्मेपन के साथ बैठे रहे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए दोषी है, उसके लिए जनता दोषी नहीं है। ये तंत्र, ये भ्रष्टाचार और इस सरकार का जो लेन देन का माध्यम है जिसमें अभी उप सचिव गिरफ्तार की गई हैं और ईडी जिसके पीछे पड़ी हुई सरकार का, ये भ्रष्टम सरकार है जिसने सरगुजा के से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम किया। ये मौन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो मौन है विधायक के लिए कहा जा रहा है। विधायक न मौन है न चुप है। विधायक जितना सक्रिय है, न भाजपा में न कांग्रेस में कोई सक्रिय है। और ये जो बोले, सुनिए, बात सुन लीजिए, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने टीएस बाबा के नाम से वोट मांगा था उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आज भी उसमें कायम है। ठीक है, ठीक, अरे सुन लीजिए पूरा बात भाई। हाँ, आज मैं कायम हूँ, हमारा हाई कमान निर्णय लिया, उसको स्वीकार करते हैं। हाई कमान ने जो हमने मांगा था टीएस बाबा के नाम से वोट मांगाना था, जनता ने वोट दिया था, हाई कमान ने प्रदेश अध्यक्ष को बना, हम उसको स्वीकार करते हैं। क्यों छला गया? विधानसभा की जनता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, तो क्यों छला गया? क्यों छला गया यहाँ की जनता को, जिनको मुख्यमंत्री के बोल करके नाम के से जिनको वोट मांगा गया था, उनको क्यों छला गया? और आज उनकी स्थिति ये है, आप सब लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि यहाँ के विधायक और मंत्री की स्थिति क्या है। लोग यहाँ के पदाधिकारी अपनी इस बात को छुपा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो हैं कांग्रेस के नहीं है। ये हालत स्थिति ला करके पैदा हो गई है यहाँ के विधायक और मंत्री जी के। मुख्यमंत्री बनने के फेर में क्षेत्र का विकास। सर सुनिए ना प्लीज, सर सीधा संवाद मत करिए। मल्लूदा सीधा संवाद मत करिए, आप सीधा संवाद मत करो। हाँ, आप ये मुख्यमंत्री के सभा में क्षेत्र का विकास रुक गया, ये कह रहे हैं। बिल्कुल निराधार आरोप है, आरोप निराधार है। क्या है ना गोयल भैया, वो लोग जब बोलते हैं हम लोग, मैं फिर से कहूंगा ये आरोप निराधार है। शब्दों को चयन करके बोलने से अच्छा रहता, जैसे आपने शुरुआत की थी, तो संयम के साथ सब लोग बात करें। क्षेत्र का विकास इस फेर पे रुक गया क्योंकि मुख्यमंत्री बने नहीं बने इसको लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा चल रही, इसलिए क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। क्षेत्र का विकास सरगुजा जिले का, मैं अंबिकापुर विधानसभा ने सरगुजा जिला के कहूंगा कि पिछले 15 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 5 साल के अंदर हुआ। कौन सा विकास रुका? मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूँ, PWD, मैं बता रहा हूँ आंकड़े के साथ, PWD की आज 200 किलोमीटर से अधिक सड़कें बन रही हैं। ये जो एयरपोर्ट की बात होगी, ये एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, मेरे ये एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। 2B जिस जहाज, जो जहाज है ही नहीं है भारतवर्ष में, उस जहाज के हिसाब से इन्होंने बना दिया। अभी 3C का निर्माण चल रहा है।
अभी मैं आपको और बताना चाहूँगा विकास के बात में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, ये जो निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में देखने से महसूस होता है। धान खरीदी केंद्र हमारे पास 39 था, 27 था, 39 खरीदी केंद्र है। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ी है। एक एक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बाजार हाट के निर्माण हो रहे हैं। कोई चीज़ नहीं बचा जो यहाँ पे नहीं हो रहा हो। लेकिन इन लोगों को ऐसी बातों को कहकर केवल आपत्तिजनक बात कहते हैं। परसा केते के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं आपके साथ में। PK-11, PK-2 और केते एक्सटेंशन जो भाजपा के दौर में आदरणीय रमन सिंह जी ने जो दिया था वो स्वीकृति, उसी स्वीकृति पे आज भी काम चल रहा है। और ये जो है ना अभी अदानी और अंबानी, ये किनके दामाद हैं पूरे देश जानता है। वो कह रहे हैं कि खूब सारे काम हुए, पूरे काम गिना खूब सारे काम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उत्तर प्रदेश पहुंचे थे कांग्रेस के, तो इन्होंने इस बात को बोला था कि हर जिले में फूड पार्क बन गया है फूड पार्क। और फूड पार्क की स्थिति ये है कि सारे लोगों में कि जाइए टमाटर लीजिए, आलू लीजिए और बेचिए केचप के बन करके और पैसा लीजिए और चले जाते हैं। मैं आप यहाँ कांग्रेस के सब भाई बहन बैठे हैं, बड़े भाई भी खड़े हैं, छोटे भाई भी खड़े हैं, सब महिलाएं भी खड़ी हैं। सबसे पूछना चाहता हूँ कि किस जिले में फूड पार्क है? आप कुछ पंचायत विभाग को लेकर बोल रहे थे। देखिए, मुझे आपत्ति है कि अब TS सिंह ने एक विभाग से इस्तीफा दे दिया। ये आधा इस्तीफा क्या होता है? पूरा इस्तीफा में क्यों नहीं? मैं इतना खाऊंगा, इतना नहीं खाऊंगा, चॉकलेट आधा खाऊंगा, आधा छोड़ दूंगा। ये क्या है? ये सरगुजा का अपमान है। ये यदि विरोध करना है तो पूरा करिए और नहीं करना है तो घर में बैठिए। आप खुद चिट्ठी लिखते हैं कि 8 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत था, भूपेश बघेल ने नहीं दिया, तो कौन देगा? आप हैं जनप्रतिनिधि, आप दीजिए उनको। और नहीं तो बोलिए कि वो नहीं तो गद्दी छोड़िए। ये जो बोल रहे हैं कि ये आधा इस्तीफा क्यों देना चाहिए? अगर विरोध ही करना था तो पूरा कर देते। माननीय TS सिंहदेव जी के द्वारा जो इस्तीफा दिया गया था वो सार्वजनिक भी हुआ वो पत्र, और वो क्यों दिए उसमें सारा कारण लिखा हुआ है। इसमें मेरे ख्याल से सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं बचती है। वो कह रहे हैं आप पूरे विभाग से क्यों नहीं? वो उस विभाग से दुखी थे, उसमें उनको परेशानी हो रही थी, उसमें दिक्कत आ रही थी, तो उस विभाग को छोड़े। जिस दिन स्वास्थ्य में ऐसी दिक्कत आएगी उस पर वो विचार करेंगे। आप कुछ नगरीय निकाय में बता रहे थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अपने एक पद से इस्तीफा दिए। शहर पूरा नगर निगम आवास के लिए बरसातों में इनके उसमें तोड़ दिए, और ना इनका बजट आया ना कुछ आया। और लगातार जब मांग लेके आयुक्त के पास, महापौर के पास जाने लगे तो और गांव में भी इनका चला तो ये इस्तीफा दे दिए। आज आवास मिल नहीं रहा है यहाँ पे। 60% पैसा सेंट्रल से आ गया है, 40% राज्य सरकार को देना तो दे नहीं रहे हैं। अब किस बात का मुद्दा? जब राज्य में इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री है, लेके आए बजट। ये कर्ज में डूबो गए हैं और कहीं आवास नहीं बन रहा है, इस पर क्या कहना है? चाहे वो नगरीय निकाय हो चाहे ग्रामीण। इनकी जानकारी कमज़ोर है, पुरानी है। और पिछले 2 महीने के अंदर में TS सिंहदेव जी ने बहुत दबंगता के साथ पूरे प्रदेश में आवास के मुद्दे को उठाया। और आज उन्हीं का ये जो कदम उठा था, आवास उसमें एक मुद्दा था। और आज पूरे प्रदेश में चाहे शहरी आवास हो या ग्रामीण आवास, सभी जगह निर्माण चल रहे हैं। और वो 19,000 से अधिक के आंकड़े हैं। आंकड़े बहुत सारे हैं। ये पट्टे को लेकर क्या स्थिति है, कुछ आप बता सकेंगे? पट्टे बटे जाने थे भूमिहीनों को या भूस्वामियों को पट्टा मिलना था? हाँ, मिला है। क्षेत्र में जो शक्तिशाली भूमाफिया जो कहीं भी अपना लकीर खींच दिए, बोले हम इसमें कब्जा कर लिए, उनको मिला है। इनका सपोर्ट की है कांग्रेस सरकार। लेकिन जिनको हक है, जिनको मिलना चाहिए, तालाब के बीच में जो रात काट रहे हैं, सांप काट दे रहा है, उनको आज तक पट्टा नहीं मिला। हमारे वार्डों में नजूल का भूमि है, उसमें नहीं मिला। आज मैं एक और निगम का बात बताना चाहता हूँ। ये बोले थे हम वेतन अपने कर्मचारियों को निगम के घर पहुँचा के देंगे। मैं 2015 से समान सभा का नाम है, अन्न न जल न वो कर रहा हूँ। सभी भैया बोले थे कि अब वेतन मिल रहा है, आज भी रिकॉर्ड है, आज भी वेतन नहीं मिल रहा, कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। दीपावली में बेचारे बोनस मिलता था, बोनस नहीं मिल रहा, दीपावली नहीं मना रहे हैं। आज पानी के लिए, मृत्यु भोज के लिए मैं 300 रुपये का टिकट कटाया हूँ। आज यहाँ पे मृत्यु भोज का आज तक 15 साल में कभी पानी के लिए पैसा नहीं लिया गया था। BPL परिवार के लिए 300 रुपये। दुर्गा पूजा में JCB मांगते हैं, नहीं मिलेगा। ये क्या तानाशाही, किसको बैठा है यहाँ पे? महापौर बैठे हैं कि जो इनके सत्ता से चुने हुए आयुक्त आए वो चला रहे हैं। ये मृत्यु भोज के पानी के लिए भी पैसा लग रहा है। ये जो सारी स्थितियाँ बता रहे हैं, ये असहज नहीं करती क्या? नहीं, इसमें क्या है कि जैसे जो नगर निगम अधिनियम जो एक्ट बने हुए हैं उसमें संशोधन की आवश्यकता है, और इसको आगामी सामान्य सभा की बैठक में लाकर इसमें भी विचार करेंगे।
और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास करेंगे कि मृत्यु भोज में हो, चाहे वो दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का हो, चाहे बीपीएल परिवार के लोग हों, उनको हम निगम के माध्यम से राहत दे सकें। लेकिन एक्ट में संशोधन या निगम का संकल्प हो, उसी आधार पर किया जा सकता है। इस कार्य को किया। वेतन को लेकर भी बात आई, आपने कहा की जानकारी मेरे ख्याल से अधूरी है। 1 माह का वेतन, अभी मेरे पास 4 दिन पहले ही एक कर्मचारी का फोन आया था कि 1 माह का वेतन हम लोगों को नहीं मिला है। तो 1 माह का वेतन जैसे जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जैसे प्लेसमेंट के जो ठेकेदार हैं, उनको पेमेंट करना होता है और निगम के माध्यम से प्लेसमेंट ठेकेदार को पेमेंट किया जाता है। उसमें कहीं विसंगति अगर वो बता रहे हैं तो 1 माह से अधिक की नहीं है। जो सालों की बात हो रही है वो गलत है और 1 माह का भी वेतन नहीं रुकेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पट्टे को लेकर सीधा आरोप है कि जो भू माफिया हैं उनको पट्टा बटा अगर लकीर कहीं खींच दी उन्होंने तो उनको पट्टा दे दिया। सरासर गलत है ये, ऐसा कहीं नहीं है। गांव-गांव में जो हमारे भूमिहीन लोग थे उनको पट्टा दिया गया है। आने वाले समय में जो भी भूमिहीन कृषक हैं, जो भी भूमिहीन हैं, उनको पट्टा दिया जाएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, हम लोग सांसद महोदया को ढूंढ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के मंत्री भी हैं। ये जब मैं लोकसभा के लिए आऊँगा तो निश्चित तौर पर आपका सवाल लूँगा। अभी विधानसभा और विधायक है। खैर, चूँकि समय की कमी है तो अब मैं आप में से किन्हीं 3 के पास आऊँगा। आपसे ये पूछूंगा, ये बताइए कि वो कोई 3 में से कोई एक बताएगा कि कोई एक कारण, अनुराग जी, रिंकू, आप दोनों की, वो कोई एक कारण बताइए कि क्यों 2023 में जब चुनाव हो तो पब्लिक वोट ना दे वर्तमान विधायक को, कहाँ वो असफल रहे। मैं 3 आपके पास आऊँगा जो आप लोग को ये बताना है कि वो कौन ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये उपलब्धि, ये श्रेय सिंहदेव की थी, इसलिए वोट उन्हें देना चाहिए। इसको और क्लियर कर दे रहा हूँ, ये आप जो कहेंगे इस पर कोई डिबेट नहीं होगा, ये एकदम आखिरी चरण है। ठीक है, तो आप बताइए क्यों वोट नहीं देना चाहिए, आप पब्लिक से क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले 3 विषय उठाया। एक तो निष्क्रियता के साथ साथ छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम, दोनों विभाग जो उनके पास थे उसकी फेलियरिटी, और यहाँ महामाया पहाड़ में कब्जा हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है और सभी प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। और कुल मिलाकर फेलियरिटी और गायब रहना, ये अपने आप में एक पर्याप्त आरोप है किसी भी जनप्रतिनिधि का योग्यता के लिए। दूसरा कोई वजह बताइए, आप क्या कहेंगे जनता को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? छत्तीसगढ़ का अगर घोषणा पत्र अगर कोई तैयार किया तो यहाँ के विधायक तैयार किए। उन्होंने साफ लिखित झूठ बोला है कि शराब बंदी करेंगे, और निश्चित तौर पे आज देख सकते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ को शराब की मंडी बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस की सरकार कर रही है। युवाओं को यहाँ के नशे में अगर डालने का कोई काम कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार और यहाँ के विफल विधायक टीएस सिंहदेव। और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करूं तो कुछ दिन पहले हम लोग को देखने को मिलता था, स्वास्थ्य मंत्री का मुख्यालय है, यहाँ पे एक पिता अपने पुत्र का शव को उठाकर मिलो कंधे। असफलता आप बताएंगे, ये मैं समझ गया। तीसरा कोई वजह बताइए जो आप जनता को कहेंगे कि सिंहदेव यहाँ असफल रहे इसलिए वोट मत दो। निगम में तो पूरे विफल हैं। आगे विधायक जी हर जगह जाते थे, गली गली में लगता था कि विधायक जी बने हैं कि महापौर बने हैं, वो पूरा काम निगम का वही देखते थे। विधानसभा चौपाल हर जगह लगाते थे, जन समस्या लोग लेके आते थे। मेरे वार्ड में भी लगा, 15 लाख का घोषणा किए कि चाट गली है एक ठो, वहाँ पे बनेगा। आज तक उनका घोषणा पूरा नहीं हुआ। मैं अपने मत से बनवा रहा हूँ, थक गया मैं। ठीक, वादा खिलाफी भी, ये 3 विषय, 3 उपलब्धियाँ मुझे आप लोग बताइए। कोई 3 लोग आप बता दीजिए पहले कि कौन सी ऐसी वो एक उपलब्धि है जो आप जनता को कहेंगे कि ये सिंहदेव की वजह से हासिल हुई अंबिकापुर विधानसभा। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिला मुख्यालय तक स्वास्थ्य की उन्होंने जो व्यवस्था दी है, उसमें चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी और मेडिकल कॉलेज में और जिला चिकित्सालय में जो उन्होंने काम किया है, उससे जनता उनको लेके काम किया, ये आप बताएंगे। दूसरा कोई इशू बताइए जो उनके लोकप्रियता, सहनशीलता और जो सहज स्वभाव है, जो भी उनसे एक बार मिलता है उनका कायल हो जाता है। इन्होंने बताया मेडिकल कॉलेज, आज मेडिकल कॉलेज में जाके देखें, मेडिकल कॉलेज में जाकर देखें, आप बोलते रहिए, मेडिकल कॉलेज में जाके देखें। वो मेडिकल कॉलेज कहने सहजता, सरलता और मेडिकल कॉलेज। हेल्थ केयर की सबसे बड़ा उदाहरण सरगुजा जिला होगा, जिसको प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इसको, इस मॉडल को। तीसरा कोई विषय बताइए सर, पूरे देश बताएंगे कि ये विधायक ने किया। देखिए, कोई विधायक के रूप में चुना जाए या किसी भी जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है,
तो वो व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो सरकार में है या सरकार में नहीं है, जनता के हितों के लिए काम करे, वो सरकार की भी परवाह ना करे। हमारे क्षेत्र के ऐसे विराट व्यक्तित्व किए धनी टी.एस. सिंहदेव जी विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सरकार की परवाह ना करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हुए सरकार की भी आलोचना की है। उन्होंने अपने पद का भी त्याग किया है। ऐसे व्यक्तित्व को पुनः यहाँ चुना जाना चाहिए, ये मेरी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। ये थी अंबिकापुर विधानसभा में लगी हमारी चौपाल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथी मौजूद थे और अपने अपने तर्क, अपने अपने आरोप, अपने अपने तथ्य के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी। अगली चौपाल किसी नई विधानसभा में कई नई सवालों के साथ, नए राजनीतिक साथियों के साथ हम फिर लगाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन तब तक के लिए अलविदा। याज्ञवल्क्य, द सूत्र, अंबिकापुर। इसके अलावा द सूत्र ने इलाके के प्रबुद्धजनों, वरिष्ठ पत्रकारों और आम जनता से बात की तो कुछ और गंभीर सवाल निकलकर सामने आए। पहला सवाल, मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में उपस्थिति कम है, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल, मंत्री रहते भी इलाके में विकास नहीं हुआ, क्यों? तीसरा सवाल, आम धारणा है कि मुख्यमंत्री बनने की प्रतिस्पर्धा के कारण क्षेत्र का विकास थम गया, इस पर क्या कहें? चौथा सवाल, आपने जनता से वादे तो खूब किए हैं लेकिन पूरे नहीं। पांचवा सवाल, सरगुजा के जंगल अडानी को दे दिए, आपने रोका क्यों नहीं? इन सवालों के जवाब में विधायक टी.एस. सिंहदेव क्या बोले, आइए आपको सुनाते हैं। हमें अंबिकापुर विधानसभा के विधायक टी.एस. सिंहदेव जी के साथ, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। पहले पंचायत का विभाग भी था, जो इन्होंने कारण बताते हुए छोड़ दिया था। सिंहदेव साहब, आपकी विधानसभा में जो सबसे पहला मुद्दा आया है वो ये है कि आप अपनी विधानसभा से नदारद रहते हैं, आपकी उपस्थिति नहीं। ये कुछ हद तक सही भी है कि विधायक रहते हुए जितना समय मैं अपनी विधानसभा में देता था, नेता प्रतिपक्षी जिम्मेदारी मिली तो समय कुछ कम हुआ, और आज मंत्री के रूप में जब काम करना पड़ रहा है तो वो और कम हुआ है, इसमें कोई दो बात नहीं है। इस बीच में कोरोना भी था, मेरे को 3 बार कोरोना हुआ, और संयोग से तीनों बार जब मैं अंबिकापुर से लौटा तो कोरोना हुआ, या मैंने बाहर से लेके आया, और अंबिकापुर में तो 2 दिन ही था, यहाँ तो कोरोना हुआ नहीं होगा। तो हमेशा ये बात दिमाग में रहती थी कि हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, कहीं बाहर भी होके आना पड़ता है, तो अपने माध्यम से सरगुजा में कोरोना लेके मैं ना जाऊँ। तो कोरोना काल में काम का दबाव, विशेष दबाव था, 2 साल खास करके काफ़ी दबाव था। स्वास्थ्य विभाग की भी महती जिम्मेदारियां थी, बहुत टेंस सिचुएशन उस समय था, और पंचायत विभाग को भी जवाबदारी मिली थी, सारे पलायन करके आ रहे लोगों को उनके लिए व्यवस्था करना, मनरेगा के कामों को सुचारू रूप से करना। तो कुछ समय कोरोना के नाम भेंट चढ़ा, कुछ समय दायित्व जो मंत्री के रूप में आज हैं उसके नाम पे रायपुर में मैं ज़्यादा समय बिता रहा हूँ, और जितना मैं विधायक के रूप में समय यहाँ देता था उतना मंत्री के रूप में नहीं दे पा रहा। आप पे दूसरा जो एलिगेशन लग रहा है, विपक्ष का जो आरोप है दूसरा, कि नगरीय निकाय क्षेत्र अंबिकापुर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, आपकी कांग्रेस की ही सरकार राज्य में है, कांग्रेस की सरकार निगम में है, काम धाम ठप हैं, कहीं कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आपकी चौपाल जो गांव शहरों में लगती थी उसका कोई अता पता नहीं, वादे पूरे हैं और पूरे एक भी नहीं होते, खूब सारी घोषणाएं आपने की। मेरे को गिना दें कौन कौन सी घोषणाएं की और कौन कौन से वादे पूरे नहीं हुए। जब इस प्रकार की बात आती है तो वो भी एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा वादा। सड़क, पानी, बिजली से जुड़े सड़क, PMJSY की सड़कें जितनी छत्तीसगढ़ में बनी या अंबिकापुर विधानसभा में बनी या सरगुजा में बनी, इतनी मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले कभी बनी होगी। उनका जो रिन्यूअल हुआ, ये ग्रामीण सड़कों की बात है। लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, हालांकि वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पैसे की कमी नहीं दिख रही, पैसे आते जा रहे हैं। कौन काम कर रहा है ये एक अलग बात सा दिखता है, क्योंकि वहाँ बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। निगम क्षेत्र में ज़रूर फंड्स कम हैं, इसमें दो बात नहीं है, और हम लोग प्रयास करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। 5 लाख कभी आता है, 7 लाख कभी आता है, 10 करोड़ कभी आता है, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। अभी मुख्यमंत्री जी से 32 करोड़ रुपए की मैंने पहल की थी कि सभी विधायकों को जो अपने दौरे के समय
घोषणाएं की हैं। मैं आपके साथ उस समय उपलब्ध नहीं था, घर के काम से मैं बाहर था, तो उन्होंने उसकी भी स्वीकृति दी है। तो मैं समझता हूं कि प्रयास करूंगा कि इस बजट 2022-23 के बजट के समय कुछ उसमें से राशि मिल जाए। अभी जो मैंने बताया 5 करोड़ रुपए अभी मिले भी हैं अतिरिक्त, और शेष अगर मार्च के बाद मिलते हैं तो हमारे पास जून तक का ही समय रहेगा वो काम को पूरा करने के लिए। मैं यही बात उनके सामने रखूंगा कि पैसे कुछ कम मिले हैं निगम क्षेत्र में, तो मार्च के पहले इसी वित्तीय वर्ष में कुछ राशि दे दें। मैंने बात भी उनसे की थी, फ़ोन से भी बात की थी, ऐसे भी बात की थी, चिट्ठी लिख के भी दे दिया था, वो सारी चीज़ें उन्हें फॉरवर्ड भी कर दी हैं। पर इस वित्तीय वर्ष में अगर मिल सके तो उसके लिए मुझे पहल करनी है। अब पे तीसरा जो आरोप लगता है वो ये लगता है कि पब्लिक के बीच ये बात है, आपके विरोधी दल ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की दौड़ थी, आप एक प्रमुख दावेदार थे, बल्कि 2 ही दावेदार थे, भूपेश बघेल जी के आप प्रतिस्पर्धी हैं, तो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण क्षेत्र का विकास रुक गया है। सीएम इसलिए भी स्वीकृति नहीं देते कि सिंहदेव का क्षेत्र है, क्यों विकास होना चाहिए? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये ज़रूर है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एक ये मुद्दा था, क्योंकि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा पार्टी ने घोषित नहीं किया था, तो स्वाभाविक तौर पे अपने क्षेत्र के लोग अपने किसी प्रतिनिधि को आगे करना चाहते हैं। यहाँ प्रचार के दरमियान ये व्यापक बात थी, पूरे सरगुजा अंचल में ये बात थी कि टीएस बाबा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि हम लोगों ने तो अलग अलग विधानसभाओं में भी, जशपुर हो, सरगुजा हो, बलरामपुर हो, सूरजपुर हो, कोरिया हो, ये 5 ज़िले में लोगों ने मुझे कहा, मैं नहीं कह सकता मुंह पे मेरे को कहा संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए कहा, या वाकई उनकी मंशा थी। मैं मानता हूँ कि उनकी मंशा थी कि हमारे बीच का मुख्यमंत्री बने तो हम लोग को खुशी भी होगी, और स्वाभाविक है कि काम इत्यादि भी तुलनात्मक हमारे क्षेत्र में ज़्यादा होंगे। 2 ही चेहरे थे मुख्यमंत्री के, ये भी गलत है, क्योंकि जब चुनाव के बाद में हमारा बहुमत सामने आ गया, 68 हमारे लोग जीत चुके थे, तो विधायक दल में भी चर्चा हुई। विधायक दल में भी विधायकों से सबने एक राय से कहा कि जो राहुल जी जिनको कहेंगे, हाईकमांड जिनको कहेगा, हम सहमत हैं। हाईकमांड से ये संदेश आया कि नहीं, हम चाहेंगे कि विधायकों की भी राय ली जाए, और मुझे लगता है कि जब विधायकों की राय ली गई तो 4 लोगों का नाम उसमें आया। चरणदास महान जी का नाम आया, रामरध्र साहू जी का नाम आया, भूपेश बघेल का नाम आया, टीएस सिंहदेव का नाम आया। किसको कितने वोट मिले, क्या मिले, ना तो वो घोषित किया गया था, और मुझे जो जानकारी है वो मैं सार्वजनिक सोचता हूँ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये 4 लोगों को फिर बुलाया गया दिल्ली। तो ऐसा लगता है कि ये 4 नाम आए होंगे, तो वही 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। राहुल जी से भेंट हुई, सोनिया जी से भेंट हुई, और भेंट होने के बाद में फिर अंततः कंसल्टेशन का दौर चला, और भूपेश बघेल जी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आया कि ये मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। उसके बाद ये बात चलती रही कि 2.5 साल का है, मीडिया में भी बात चलती रही। इसकी भी आपस के चर्चा की मर्यादाएं हैं। आज के दिन में उसके बारे में कहने की स्थिति में अपने आप को नहीं महसूस करता। कल कोई समय होगा तो और खुल के उस बारे में बात कर सकेंगे। मैं चाहूँगा भी कि मैं करूँ, पर वो आज का दिन का समय, आज वो समय नहीं है, पर वो नहीं हुआ। और अभी भूपेश मुख्यमंत्री के रूप में है। मीडिया में जो 2.5 वाली बात थी वो कार्य रूप में अब नहीं आ पाई। अब तो 2.5 साल का समय भी बीत गया, 1 साल करीब बचा है। और लगता है, कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर काम नहीं हो रहे तो कहीं एक कारण तो नहीं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।